हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। आज हम लेके आए हैं दोस्तों आप सबके लिए टारगेट सीटेड दिसंबर 2022 में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, जो कि किसका है? सीडीपी का है। सीडीपी का है दोस्तों। इससे पहले एक सीरीज दिया हूँ। ये क्वेश्चन है दोस्तों 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर का है दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में निहितार्थ देता है, किसके सिवाय? तो यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से मतलब क्वेश्चन नेगेटिव बोल रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है निम्नलिखित में निहितार्थ देता है, किसको छोड़ के? 3 ऑप्शन सही होना चाहिए, एक ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। तो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात बोल रहा है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया है, विभिन्न तरीके हैं, ये भी सही है। विविध तरीका दोस्तों, विविध तरीका भी सही है। यहाँ क्या बोल रहा है? बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बोला कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? साथियों यहाँ पे IQ दे दिया गया है। IQ दे दिया गया है, कितना दिया है? 75 दिया है। हमें क्या निकालना है? मानसिक आयु। मान लेते हैं मानसिक आयु क्या है दोस्तों? मेंटल एज कितना मान लेंगे? मानसिक आयु हम लोग x मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बुद्धि लब्धि का समीकरण क्या होता है? IQ बराबर दोस्तों, ये देखिए IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो ये सब पता ही होगा। तो मानसिक IQ कितना दिया है? 75 दे रखा है। मानसिक आयु कितना माने? x। वास्तविक आयु कितना है? 16 वर्षीय बच्चा है दोस्तों। वास्तविक आयु उसका कितना है? 16 है। गुना कर दीजिए 100 से। ये 75 और 16 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों? 1200 हो जाएगा, बराबर x गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या हुआ? कट गया। 12 बराबर x, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों? 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये पॉजिटिव बात बोला है। बाहरी कारक नहीं दोस्तों। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, असफलता से बचने के लिए मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई संज्ञक प्रायोगिक विज्ञान नहीं होता है साथियों, वाक्य भी नहीं होता है, रूपिम होता है, सौनिम भी नहीं होता है। क्या होता है? रूपिम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आगे क्या करें, इसका थ्योरी क्लास लें या फिर प्रैक्टिस सेट कराएं। तो ये कमेंट करके बताइएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। कम से कम नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, उच्च होता है साथियों। क्या होता है? उच्च होता है। क्या हो जाएगा सही जवाब? सी। मध्यम भी नहीं होता है, उच्च होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किसके सिवा? यहाँ भी क्वेश्चन जो है नेगेटिव पूछ रहा है। किसके सिवा? अभिभावक की भागीदारी। देखिए दोस्तों सफल समावेशन में अभिभावक की भागीदारी आवश्यक होता है। क्षमता संवर्धन ये भी आवश्यक होता है। संवेदनशील बनना ये भी जरूरी है। पृथक्करण करना ये नहीं हो, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न। विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होता है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्यालय में जो नियमित उपस्थित से मतलब डेली जो बच्चे आते हैं उसमें से
जो वंचित रह जाते हैं, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? सॉरी दोस्तों, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। क्या प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय लेकर घर से लेकर विद्यालय आप आएंगे? ये संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 टिकट देना, ये भी संभव नहीं है साथियों। आवासीय विद्यालय खोलना, दंडीय अपराध बनाया जाए, ये भी जो है लास्ट में दंडीय अपराध बनाया जाए, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो क्या करेंगे? आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? देखिए, विद्यालय लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन कराना जरूरी नहीं है। संगीत प्रतियोगिता में लड़की की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो फिर वही बात कर दिया ये। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लेना, पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना, पुरुष एवं महिला शिक्षक का भी समान संख्या में भर्ती करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान में लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, नहीं है दोस्तों, ये नेगेटिव ऑप्शन हो गया। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। वो जो अपने निर्णय में क्या होते हैं दोस्तों? आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? क्वेश्चन बोला है कि शैक्षिक क्षेत्र में जो निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर हम लोग कर सकते हैं? यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले शर्म के प्रति सम्मान विकसित करता है। यह व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करते हैं? संतुष्ट करता है। यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित किस चरण में आते हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम है। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले क्या हो? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करेंगे या प्रतिक्रिया का चयन करेंगे, पूर्व प्रक्रमण करेंगे, श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? पहले पूर्व प्रक्रमण करेंगे। पहले क्या करेंगे दोस्तों? पूर्व प्रक्रमण करेंगे, यानी कि 3 क्या होगा? पहले होगा। उसके बाद क्या करेंगे? श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम है, यानी कि 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया का चयन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्रतिक्रिया का चयन करेंगे। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 2, और 2 के बाद क्या करेंगे? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करेंगे। 2 के बाद क्या आ जाएगा? 1। 3 4 2 1 किस में है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह जो है दोस्तों से और वाज में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। वह बच्चा किससे ग्रसित है? किस बीमारी से ग्रसित है? किस अधिविकार से? तो ये जो है साथियों, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिमिया, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है पहला ऑप्शन डिसलेक्सिमिया है, डिस्मोर्फिया है, डिसलेक्सिया है, शब्द जम लिंग विकार है। तो इसका जो है डिसलेक्सिया से पढ़ने संबंधित विकार दोस्तों डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सीखने संबंधित निर्योग्यता सामान्यतः अधिकतर उन बच्चों में पाए जाते हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। गलत हो गया, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र बोल दिया दोस्तों, भेदभाव। उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
इसमें पाया जाता है कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार के समस्याओं से ग्रसित होते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा? किसको बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति को नहीं, स्मृति को, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन से में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो क्या हो जाएगा इसका? ये जो है साथियों, आत्मसिद्धि के भाव को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ये भी असंभव होता है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। वो क्या करेगा? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है? क्या होता है? जो दोस्तों शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होते हैं, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसमें क्या बीमारी होता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया। क्या होता है? डिस्ग्राफिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी। आंशिक पुनर्वलन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है? पशुओं को प्रशिक्षित करने में नहीं दोस्तों, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, कम नहीं होगा। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। गलत बात बोल दिया। बच्चे जो है समाज से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं, ये बोलता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, सहयोग के साथ सीखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये वाइगोत्स्की साहब ने नहीं कहा है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना, ये भी नहीं बोले हैं और ये भी नहीं बोले हैं। तो क्या बोले हैं? सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर बी। मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं, राधिका से एक प्रश्न पूछने। देखिए दोस्तों, यहाँ मोनिका और राधिका की कहानी आ गया। मोनिका जो क्या है? गणित की एक शिक्षिका हैं। राधिका से एक प्रश्न पूछ देती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से पूछ। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोनिका जो है क्या है? एक शिक्षक है। वो जो है राधिका से पहले क्वेश्चन किया, राधिका नहीं जवाब दे पाने पर उस किससे पूछ दिया? तुरंत मोहन से पूछ दिया दोस्तों, तुरंत मोहन से पूछ दिया। मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। जब मोहन मतलब संघर्ष कर रहा था आंसर देने का, तो वह क्या किया कि अपने प्रश्न में शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। नहीं, ये भी नहीं हुआ। वो क्या कर रहा है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय? विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थियों की आवश्यकता। देखिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवा? विद्यार्थी को जो चीज़ आवश्यकता है दोस्तों, उस क्या हमें क्या ज़रूरत है? अब घरेलू सामान में कुछ आवश्यकता हो सकता है। विद्यार्थी की त्रुटि, ये तो सीखता है त्रुटि से। विद्यार्थियों के लिए अधिगम शैलियाँ, ये भी आवश्यक है। विद्यार्थी की क्षमता जरूरी होता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकता कभी निहितार्थ नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक समान जुड़वा भाई में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से, देखिए क्या बोल रहा है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से
अमीर परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। दोस्तों यहाँ जो है 2 भाई है, जुड़वा भाई है, दोनों में से एक को अमीर परिवार वाले गोद ले लेते हैं, एक को निर्धन परिवार वाले गोद ले लेते हैं, तो दोनों के मतलब 1 साल के बाद दोनों के बुद्धि लब्धि में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, जरूरी नहीं है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, नहीं। यहाँ क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ये इसका बेटर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल: चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो समस्या केवल एक सिद्धांत है, प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। देखिए, समस्या केवल एक सिद्धांत है, जरूरी नहीं है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है, ये सही बात है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों के संबंध में, त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन कथन सत्य है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। नहीं दोस्तों, ये नेगेटिव बात बोल रहा है। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों पर। सुबह प्रत्येक बच्चों का अभिवादन करना चाहिए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। दोस्तों, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, ये बेटर है। और इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा। चौथा क्या बोला था कि समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूरत होना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों, जो बच्चा 4th में पढ़ रहा है तो उसका क्लास टीचर उसके सारे डाटाओं को एक मतलब नोटबुक में सुरक्षित रख लेते हैं, और जब वो 5 में जाते हैं तो वो 5 वालों को देते हैं। ये पोर्टफोलियो होता है। तो क्या बोलता है कि पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश किस चीज़ों का जरूरत होना चाहिए? अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थी बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी और समावेशन का जरूरत होगा दोस्तों। बाकी अभिभावक का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, ना ही शिक्षक का होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, 26 क्वेश्चन नंबर कितना है? 27 दिख गया दोस्तों। चलिए,
ये बोला कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। कौन सी थीम सबसे बेहतर है? तो क्या मेरा परिवार। परिवार से बच्चों को ज़्यादा लगाव रहता है दोस्तों बचपन में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है कार्य परिहार अभिविन्यास होता है, नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। मुफ्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुफ्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। जब विद्यार्थी स्वयं में से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। क्या होगा कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। गलत है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति संदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ये भी गलत है। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ये भी गलत है। विद्यार्थियों को सीख गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।